देर है। हम लोग देखेंगे आज मैक्रोबायोमॉलिक्यूल्स में पॉलीसैकेराइड्स और वो पूरा करने के बाद फिर प्रोटीन्स पर आएंगे। ठीक है, मैक्रोबायोमॉलिक्यूल वो फ्रैगमेंट में थे जो कि एसिड इनसॉल्युबल मास था, है ना, टीसीए में। उसी में कार्बोहाइड्रेट का जो बड़ा मॉलिक्यूल है ये पॉलीसैकेराइड्स। बात नहीं, इधर ध्यान दीजिए। ये एक्चुअली में है तो कार्बोहाइड्रेट्स, आर कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया है, 1000 डाल्टन से ज़्यादा है। और ऐसा इसने ऐसे अचीव किया कि ढेर सारे मोनोसैकेराइड के यूनिट्स आपस में जुड़ते चले गए, लंबा चेन बन गया और इसका मॉलिक्यूलर वेट ट्रिमेंडसली हाई हो गया। राइट, तो ये जो पॉलीसैकेराइड है इसको फिर सब डिवाइड किया जाता है, सब डिवाइडेड on the basis of action। एक होता है स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड, और दूसरा है स्टोरेज, जमा होता है, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड। स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल्स हैं और इनको थोड़ा हम लोग समझेंगे, पॉलीसैकेराइड का ज्ञान हो जाएगा। सेल्यूलोज, डेक्स्ट्रॉन, काइटिन, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, स्टार्च। फिर स्टार्च दो तरह का, एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन, और एक है ग्लाइकोजन। डेक्स्ट्रॉन और काइटिन। सेल्यूलोज ये पाया जाता है प्रेजेंट, बता दीजिए, ओवर कहाँ पे, प्लांट सेल वॉल। काइटिन ये पाया जाता है एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। और पाया जाता है सेल वॉल ऑफ फंजाई, इसीलिए इसे ऑल्सो कॉल्ड एज फंगल सेल्यूलोज। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन ये स्टार्च के फॉर्म है, फाउंड इन द प्लांट सेल्स। स्टोर्ड स्टार्च के रूप में रहते हैं। ग्लाइकोजन stored in the
liver and skeletal muscle of animals। कोई प्लांट भी नहीं ना सोचे हैं, गलती नहीं कीजिएगा, दरवाजा गेट लॉक कर दीजिए। यहाँ तक पूरा कीजिए। तो ये एक सिंप्लीफाइड क्लासिफिकेशन है विद देयर प्रॉपर लोकेशन, कहाँ पे ये पाए जा सकते हैं अकॉर्डिंगली। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आएगा आपके सामने। क्या है ये, तो हम लोग समझ चुके हैं कि ये पॉलीसैकेराइड जो है ये पॉलीमर से, कहीं लिखे हैं क्या? ये पॉलीमर्स हैं, याद रखिए, कहीं जोड़ दीजिए। ये कार्बोहाइड्रेट में पॉलीमर्स है। तो जब ये नाम में भी देख रहे हैं ना, पॉलीसैकेराइड, तो सैकेराइड जो शुगर यूनिट सिंगल यूनिट है बहुत सारे हैं, तो पॉलीमर ऑफ सैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो जब ये पॉलीमर है, इसका मोनोमर तो होगा, कोई रिपीटिंग यूनिट होगा। इंटरेस्टिंगली सिर्फ डेक्स्ट्रान या काइटिन को छोड़ के आप जितने भी लिखे हैं स्टार्च, इसमें दो टाइप, एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन, चाहे ग्लाइकोजन चाहे सेल्यूलोज, इन सबों के मोनोमर यानी सिंगल यूनिट होते हैं ग्लूकोज। ऑल एक्सेप्ट काइटिन। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए, नहीं तो एक काम करते हैं, इसको अगले पेज पे डालते हैं। आप लोग यहीं घिचपिच करने लगेगा, मत कीजिए। देखिए, ऑल एक्सेप्ट काइटिन आर पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज। तो देखिए, ग्लूकोज ही अलग अलग तरीके से अलग अलग मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, पॉलीमर बना रहे हैं, पॉलीमर अलग हो जा रहा है, पर कैसे वो देखेंगे। काइटिन CHI, काइटिन has its monomer in acetyl ग्लूकोसामीन। इसको शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है NaCGLU। एसिटाइल के लिए AC, ग्लूकोज के GLU, ग्लूकोज के लिए, और N फॉर नाइट्रोजन। तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना मोनोमर, ये डेराइव्ड है, डेराइव्ड फ्रॉम ग्लूकोज। कहने का मतलब ये भी ग्लूकोज का ही एक रूप है, कुछ बदलाव के साथ। वन बाई वन। ग्लाइकोजन एंड स्टार्च। ग्लूकोज सब यूनिट, अल्फा डी ग्लूकोज। ग्लाइकोजन और स्टार्च में अल्फा डी ग्लूकोज रहता है, यानी अल्फा डी ग्लूकोज जब पॉलीमर बनाएगा ये रहेंगे
किसमें? स्टोरेज फॉर्म में। अल्फा डी ग्लूकोज स्टोरेज पॉलीसैकेराइड बनाएगा, ठीक है। अब देखिए सेल्यूलोज, इसका जो यूनिट है मोनोमर, इसका मोनोमर है, इसका जो मोनोमर है ये है बीटा डी ग्लूकोज। लीजिए सेलुलोज का जो मोनोमर है, सिंगल यूनिट है, वो बीटा डी ग्लूकोज है। और काइटिन, इसका जो मोनोमर है वो है बीटा डी एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। ये नोट कीजिए, पूछता है कभी कभी। सारी बातें बुक में लिखी हैं, या तो केमिस्ट्री में मिलेगा या बायोलॉजी वाले में मिलेगा। केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स हुआ है आप लोग का, पढ़ाई हो चुका है ना? तब तो कैटलिस्ट उसका एक्शन पढ़ चुके होंगे, ठीक है। क्योंकि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, इन सब मॉलिक्यूल्स के बाद बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंजाइम के बारे में पढ़ना है, तो इसका भी एक्टिविटी वैसा ही होगा जो केमिकल कैटलिस्ट का है, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट का, बट विथ डिफरेंस कि ये जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है इसका फॉर्मेशन सेल के अंदर होगा, और ये एक प्रकार के प्रोटीन है जो ये कैटालिटिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। वो आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, बायोलॉजी में भी पढ़ना है। तो कॉमन पॉइंट्स जहाँ पे हैं वहाँ तक हम लोग डील करें। ओके, ये हो गया। अब थोड़ा हम लोग देखें ये दिखेगा कैसे। देखिए पहले ग्लाइकोजन पाया जाता है एनिमल में, हम लोग एनिमल हैं तो प्रायोरिटी ग्लाइकोजन को मिलना चाहिए, हमारे लिवर में उपस्थित है। अगर ग्लूकोज को आप लिखते हैं कैसा वाला, इसका सब यूनिट है, मोनोमर कैसा है, अल्फा डी। ऐसे लिखा जा सकता है इसके चेन को,
अच्छा एक बात बताइए, जब आप लोग माल्टोस पढ़े, याद कीजिए तो माल्टोस में क्या लिखे? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। नहीं तो कॉपी पलट कर एक बार देख लीजिए फट से। माल्टोस जहाँ पे है, डाइसैकेराइड पढ़े हैं जहाँ पे, डाइसैकेराइड है। तो उसमें केवल 2 अल्फा डी ग्लूकोज जुड़े थे। यहां बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज आपस में जुड़ रहे हैं, तो ऐसा चेन नहीं बनेगा। आप इमेजिन कीजिए, अगर यहां तक रहा तो ये माल्टोस नहीं लग रहा है। अगर यहां तक रहा तो इजंट इट माल्टोस? तो इसमें ग्लूकोज जुड़ते जाएगा, ऐसा होता जाएगा, है ना। तो हम लोग इसको ना रिप्रेजेंट करने के लिए उतना नहीं करते, ऐसे करके दिखाते चले जाते हैं। ये जो है ऐसे, यहाँ तक पूरा कीजिए तो खुश होने चलते हैं। यहाँ हम लोग लिखते हैं इट हैज़ अल्फा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक linkage in the chain and alpha 1,6 branch point। अभी क्या बात हो गया? अल्फा 1,6 अल्फा 1,4 तो सुने, अल्फा 1,6 ब्रांच पॉइंट। तो अब ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा और ये देखिए, एक बात और यहां जोड़ना पड़ेगा, द ब्रांच पॉइंट appears at every 12th यूनिट, यानी हर 12वें यूनिट पे एक अल्फा 1,6 शुगर जुड़ा हुआ होगा। कैसे, वो देखिए, यहां देखिए, ये CH2OH है ना, ऐसे टेढ़ा हो गया, यानी कार्बन है और उसके साथ एक OH लगा हुआ है, इसीलिए ऐसे बना है। समझ पा रहे हैं ना? ये ऐसे सीधा नहीं है, हर जगह देख रहे हैं, ऐसे करके ऐसे है, ऐसे करके ऐसे है। यहाँ CH2OH है। अल्फा है तो OH नीचे होगा ना। अब देखिए, ये जब ज्वाइन करने जाएगा, हालांकि ये तो आप लोग समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार मेरा काम है रिपीट कर देना, ताकि आप लोग ना कहें सर नहीं पता चला। यहाँ CH2OH है, यहाँ OH है ना, यहाँ OH है, यहाँ OH है, यहाँ OH है। ये OH और ये OH मिलके कंडेंस करके 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकाला, और ऐसे चलता रहेगा। तो नतीजा क्या हुआ? ऐसे बना है।
ऐसे चलता चला गया है और ऐसे चलता चला आया है, बीच में हम लोग एक जगह पर आए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मान लेते हैं ये 12th यूनिट है, जहाँ से शुरू हुआ, मान लेते हैं यहाँ से शुरू हुआ, ऐसे करते आते आते ये 12th यूनिट मिला हम लोग को। ठीक है, 12th यूनिट में क्या होगा, ठीक इसके ऊपर एक इस तरह से एक और यूनिट चला आ रहा है, और ये रहा OH। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, ये अल्फा वाला है, एक दूसरा चेन, ये OH और ये OH आपस में कंडेंस करके एक मॉलिक्यूल वाटर निकाल देगा। अब अगर आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा है तो देख लीजिए भाई, सीरियल नंबर, ये सीरियल नंबर 6, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1, ये 6, ये 5, 4, 3, 2 और 1। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, यहाँ CH2OH है, यहाँ भी CH2OH है, यहाँ भी CH2OH है, ऐसे चलता चला जा रहा है। यहाँ OH है, 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 यहाँ OH है। नंबरिंग कर लीजिए, ये है सीरियल नंबर 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ये है 6, 5, 4, 3, 2 और 1। नाउ द पॉइंट इज, ये जो नया ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना, कौन से के बीच में, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 6 के बीच में। तो ये जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड डेवलप करेगा, इसी का नाम होगा अल्फा 16, जो यहां मेंशन है। और अल्फा 14 कहाँ दिख रहा है हम लोग को, अल्फा 14 दिख रहा है ये स्ट्रेट चेन में, ये स्ट्रेट चेन में, ये स्ट्रेट चेन में, ये अल्फा 14 से जुड़े हैं। और अल्फा 16 में दो अलग चेन एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, ये चेन चल रहा है, ये चेन चल रहा है, बीच में आके यहाँ से जुड़ा। ठीक है, यहाँ तक पूरा कीजिए, उसके बाद ये कैसा दिखेगा हम लोग इसका अंदाजा लगाते हैं। तो देखिए, हम लोग इसको अगर ऐसे इमेजिन करें कि एक लाइन ऐसे चल रहा है ना, एक लाइन ऐसे चल रहा है, बीच में आके ये दोनों जुड़ गया, तो ये आखिरी जोड़ नहीं है, ये पहला है। मान लेते हैं यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, 3, 4, 5 करते 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 ये 12th है, तो ऐसे जुड़ा, ये तो आगे भी चलेगा ना, फिर 13, 14 करते 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 ये 24th नंबर पर आएगा, फिर यहाँ ऐसे जुड़ा होगा, यहाँ पे 36 आएगा, फिर जुड़ा होगा, ये 48 होगा, फिर जुड़ा होगा,
समझ गए? और इसके पहले भी तो होगा। मान लेते हैं ये वाला, छोड़िए, हम लोग मानते हैं कि यहीं से शुरू हुआ है, कोई बात नहीं है, ये सीरियल नंबर 1 है। अब इसका देखिए, अगर ये है ना, यहाँ पे ये यहाँ से शुरू किया है तो ये नंबर 1 है, 2 3 4 5 करते करते ये 12th होगा अगर, तो फिर इससे ऐसे चेन निकलेगा, ये आगे चल रहा है। फिर मान लेते हैं ये 24th है, फिर ऐसे चेन निकलेगा इससे। ये मान लेते हैं 36th है, फिर इससे एक चेन निकलेगा, एंड सो ऑन। तो ये क्यों आ जाएगा? ये यहाँ से शुरू किया है, इसमें मान लेते हैं 12th है, तो यहाँ पे चेन निकलेगा। उसके बाद ये 24th है, यहाँ से चेन निकलेगा, एंड सो ऑन। कहने का मतलब है, इसको जब आप देखिएगा आपको ऐसे जाल जैसा नजर आएगा। सुदर्शन चक्र देखे थे ना? हाँ, तो वैसे ही लगेगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है ग्लाइकोजन, और इसलिए इसका मॉलिक्यूलर वेट ट्रिमेंडसली हाई होता है। भले शुगर रखा हुआ है, वो भी ग्लूकोज, लेकिन इतना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है कि वाटर के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पे ये छुप ही नहीं पाता, इसलिए ग्लाइकोजन प्रेसिपिटेट हो जाता है। रिप्रेजेंटेशन, इसमें बॉन्ड कैसा होगा ये पूछता है। कहाँ पे ब्रांच पॉइंट आता है? तो हर 12th रेसिड्यू पे एक ब्रांच पॉइंट होगा। ब्रांच पॉइंट पे कैसा बॉन्डिंग रहता है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज अल्फा 1,6, और चेन में कैसा रहता है? अल्फा 1,4। यही बातें पूछी जाती है। हम लोग तो यही पूछते हैं। बना दीजिएगा तो अच्छा नंबर मिलेगा, नहीं बनाइएगा तो कट जाएगा, एटसेट्रा। समझ गए? तो इन दिस वे तो ग्लाइकोजन ऐसे दिखता है। तो चूंकि एनिमल में बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता है, तो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज स्टोर करना होता है, इसीलिए इतना ब्रांच पॉइंट लाकर इसको इतने कॉम्प्लिकेटेड पॉलीसैकेराइड के रूप में लीवर में और मसल्स में स्टोर किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। समझ में आ गया कैसे ये रहता है? अब आप अगर स्टार्च को देखेंगे तो ग्लाइकोजन से स्टार्च थोड़ा ही सा सिंप्लीफाइड होता है, उसमें हर 25वें रेसिड्यू पे ब्रांचिंग होता है। इसमें क्या है? हर 12th रेसिड्यू पे ब्रांचिंग हुआ ना, वहाँ हर 25वें रेसिड्यू पे ब्रांचिंग होगा। यानी 1 से लेके 100 रेसिड्यू अगर आप ले लेंगे, है ना, चेन का, तो आपको ग्लाइकोजन में 5 नहीं 6 जगह पे ब्रांचिंग मिलेगा ग्लाइकोजन में। 12 छक 92 96 नहीं 8 चेन मिलेंगे, 12 × 96। 1 से लेके 100 ग्लूकोज रेसिड्यू है, हर 12वें पे अगर एक ब्रांच मिल रहा है तो ऐसा कितना ब्रांच का पॉइंट मिलेगा? 100 को 12 से डिवाइड कीजिए, करीब करीब 8 तो मिलेगा ही, 9वां पूरा नहीं होगा, उसके पहले ही 100 रेसिड्यू पूरा हो जाएगा, तो 8 आपको ब्रांच पॉइंट मिलेंगे। और यही अगर स्टार्च होगा तो उसमें 4 ब्रांच पॉइंट मिलेंगे। तो स्टार्च भी होगा ऐसा, लेकिन इससे कम कॉम्प्लिकेटेड। ये इतना उलझा हुआ है, स्टार्च इतना उलझा हुआ नहीं होगा, इसलिए पानी में थोड़ा बहुत वो तैर भी लेता है, ग्लाइकोजन सीधे बैठ जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, लिखिए। इन द ग्लाइकोजन due to its extensive
in the glycogen due to its extensive branching, due to its extensive मतलब बहुत ज़्यादा extensive branching, it becomes a very complex and compact structure. Complex and compact structure. फुल स्टॉप. पैरा चेंज कर दीजिए. सिमिलर स्ट्रक्चर इज फाउंड इन स्टार्च. सिमिलर स्ट्रक्चर इज फाउंड इन स्टार्च. सिमिलर स्ट्रक्चर इज फाउंड इन स्टार्च वेर इन, जिसमें कि वेर इन like glycogen, wherein like glycogen chain is formed by, wherein starch like glycogen chain is formed by alpha 1,4 glycosidic linkage, alpha 1,4 glycosidic linkage, but the branch point is at every 25th unit of glucose. At every 25th unit of glucose. Full stop. इसी में आगे बढ़िएगा. If the branching is irregular, at 25th glucose, if the branching is irregular at 25th glucose, then it is amylose starch. And if the branching is regular, at 25th glucose, comma, then it is amylopectin starch. यहाँ देख लीजिए जरा. एमाइलोपेक्टिन स्टार्च. आप स्टार्च को और ग्लाइकोजन को डील कर चुके. ग्लाइकोजन में क्या बताए? ये अल्फा 1,4 ब्रांच, ये क्या कहते हैं, चेन बनाएगा, और अल्फा 1,6 12th ग्लूकोज पे, लिखना नहीं है, बस आपको समझा रहे हैं, 12th ग्लूकोज पे ब्रांचिंग करेगा. ये ग्लाइकोजन का नेचर हो गया. स्टार्च का नेचर क्या है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड ब्रांच पॉइंट BRCH शॉर्ट में अल्फा 1,6 एट 25th. ठीक है. अब एमाइलोज है,
रेगुलर इरेगुलर, एमाइलोज है तो इरेगुलर, और एमाइलोपेक्टिन है तो रेगुलर। ये हुआ स्टोरेज ग्लूकोज स्टोरेज पॉलीसैकेराइड की कहानी। अब हम लोग को देखना है इनको। तो इनमें थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। इसमें जो बॉन्ड है शुगर के बीच में, रिपीटिंग यूनिट्स के बीच में, वो बीटा 1,4 बॉन्ड इसमें अल्फा 1,4 है। अल्फा 1,4 होने के कारण ये घूम जाता है, ठीक है। और एक बात आपको बता दें, हमारे पास जो एमाइलेज एंजाइम है, एमाइलेज एंजाइम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए नहीं है, हमारे सलाइवा में होता है, पैंक्रियास में होता है। 10th पे पढ़े हैं ना, सब भूल गए। हमारे सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज जो है वो क्या करता है? 30% ऑफ द शुगर डाइजेशन करता है ना। तो 30% ऑफ द शुगर डाइजेशन के लिए वो काम क्या करता है? इसी अल्फा 1,4 लिंकेज को तोड़ता है, तभी तो नाम है अल्फा एमाइलेज, ठीक है। ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को ब्रेक करता है हमारा एमाइलेज। तो सोचिए जरा, अगर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ये तोड़ेगा, तो क्या निकल कर आएगा? डबल डबल यूनिट निकल कर आएगा। तो कहीं ग्लूकोज फ्री होगा, कहीं माल्टोज फ्री होगा, कहीं ग्लूकोज फ्री होगा, कहीं माल्टोज फ्री होगा। माल्टोज में क्या है? 2 यूनिट एक साथ है ना, और ग्लूकोज में, ये ग्लाइकोजन में हजारों है, लाखों है। तो स्टार्च में, उसमें भी हजारों लाखों है, राइट। तो जब स्टार्च को हमारा एमाइलेज डाइजेस्ट करता है, तो इनको जब बांटेगा, तोड़ेगा, तो या तो ग्लूकोज फ्री होगा या डाइसैकेराइड के रूप में माल्टोज फ्री होगा। इसीलिए माल्टोज को मॉल्ट शुगर कहा जाता है, अनाज में मिलता है, ठीक है। समझ में आया? अब हम लोग बात करेंगे किसकी? स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। ये थे स्टोरेज। स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड में पहले देखें हम लोग सेल्यूलोज। मोनोमर है इसका बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसका मोनोमर है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है, लिखा हुआ है। अब जरा बीटा 1,4 को बनाइए तो सही। CH2OH, यहाँ क्या देंगे? OH, यहाँ देंगे OH, यहाँ देंगे OH, और बीटा OH कहाँ चला जाएगा? 1 पर ऊपर की ओर। इसके बगल में एक ठो और खड़ा कीजिए, CH2OH, OH, 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 एक और खड़ा कीजिए, CH2OH, OH, 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 और ऐसे बहुत रहेंगे, ठीक है। बीटा फॉर्म में क्यों है? OH चला गया है ऊपर, देख रहे हैं ना, OH है ऊपर की तरफ, पोजीशन नंबर 1 पे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लाइक दिस। अब
डायगोनल है। H2O एलिमिनेट हो गया। H2O एलिमिनेट हो गया। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा देखने में कैसा लगेगा? ये CH2OH, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH, CH2OH, यहाँ OH, बात नहीं कीजिए, यहाँ OH, नहीं ध्यान दीजिएगा तो दिमाग से स्लिप कर जाएगा। नहीं, ऐसे रिपीट होता चला जाएगा। और ये जो आपको डायगोनल वाला ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड दिख रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को। और बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कंपैरेटिवली रिजिड होता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता, इसलिए मुड़ता नहीं है, स्ट्रेट रहता है। और यही कारण है सेलुलोज आपको फाइबर की तरह दिखता है, धागे की तरह। और उसी धागे का कमाल है कि आप लिख पा रहे हैं, आप कपड़े पहने हुए हैं, आपका बैग है ना, आपके कपड़े के शूज़ हैं, आपके मोज़े हैं, आपके घर में बेडशीट है, आपका कर्टेन है, पिलो कवर है, जितने भी कपड़े की चीज़ें देख रहे हैं, जितने भी लिखने पढ़ने की चीज़ें देख रहे हैं, वो उन्हीं की देन है, सेलुलोज। तो सोचिए अगर सेलुलोज ना होता तो क्या होता? पढ़ाई भी नहीं होता, कपड़े भी नहीं होते। पूरा कीजिए। Beta 1,4 glycosidic bonds between the बात नहीं, sugar units in the cellulose। इस तरीके से सेलुलोज का स्ट्रक्चर बनता है। पूरा कीजिए जल्दी। पहले यहां देखिए, अब लिखिए द बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज gives the beta 1,4 glycosidic linkage gives the polysaccharides straight chain structure. The beta 1,4 glycosidic linkage gives the polysaccharide straight chain structure, comma देके so the cellulose is a fibrous molecule, it forms, full stop के बाद, it forms sheet like structure
It forms sheet-like structure when its fibers. It forms sheet-like structure when its fibers align, A-L-I-G-N, align side by side, align side by side in the plant cell wall. In the plant cell wall. It has various usage. It has various usage in the human society. It has various usage in the human society, like in the टेक्सटाइल यानी कपड़े के बिजनेस में, like in the textile industry, like in the textile industry, paper industry, etc. Chitin, monomer in acetyl glucosamine. ये है बीटा डी एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, सीरियल नंबर 6, 5, 4, 3, 2 and 1। और ये रहा OH को रिप्लेस करके एन एसिटाइल ग्रुप। It is a derived sugar. अच्छा पहले बनाइए तो इसको पूरा कीजिए। ये है डेराइव्ड शुगर और ये तो है मोनोमर यूनिट। ये मोनोमर यूनिट काइटिन में कैसे जुड़ते हैं, तो काइटिन में जुड़ने के लिए ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज लेते हैं और जिस तरीके से आपके सेल्यूलोज स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनते हैं उसी तरह से काइटिन स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनता है। और इसीलिए ये एक्सोस्केलेटन यानी इंसेक्ट का जो ऊपर का कवर होता है ना, वो हार्ड कवर इसी के मदद से बनता है। फिर यही फंगल वॉल में भी, फंगल सेल वॉल में भी मिलता है, द सेम थिंग। क्या हो गया? ईट फॉर्म्स पॉलीमर बाय बीटा 1,4 बात नहीं, ग्लाइकोसाइडिक bonds. The resultant
is chitin, which is a straight chain polymer. Straight chain polymer, thus it can form sheet like structure and is found in the insect यानी आर्थ्रोपोड बॉडी वॉल एंड फंगल सेल वॉल। अगर इसका चेन देखना है तो 3-4 यूनिट को जोड़कर दिखा दीजिए। यहाँ CH2OH, यहाँ OH, यहाँ पे NH, C डबल बॉन्ड O, CH3, यहाँ CH2OH, यहाँ OH, यहाँ NH, C डबल बॉन्ड O, CH3, यहाँ CH2OH, OH, यहाँ NH, C डबल बॉन्ड O, CH3, और इस तरीके से ये सिलसिला चलता जाएगा। ये रहा हमारा β14 लिंकेज, यानी β14 ग्लाइकोसाइटिक लिंकेज। And this is chitin. This is chitin. पूरा कीजिए।